450 किलो एनरिच्ड यूरेनियम है, जो कि 60% ऑलरेडी एनरिच्ड है, और उसको 90% करने के लिए ज्यादा समय नहीं लगेगा, और 90% एनरिच्ड होते ही वो जो है न्यूक्लियर वेपन ग्रेड का जो है यूरेनियम बन जाएगा। तो वो अभी भी ईरान के पास है। नंबर तीसरा, ईरान के पास अभी भी, ये तो CIA की रिपोर्ट की खबर है कि ईरान के पास अभी भी 70% मिसाइल कैपेबिलिटीज अभी भी बची हुई है। तो इसका मतलब ये हो कि ईरान जो है इतने दिन के लड़ाई के बावजूद, अमेरिका और इजराइल के बमबारी के बाद भी ईरान जो है, ईरान को इतना ज्यादा नुकसान नहीं हुआ जितना एक्सपेक्टेड था। तो इस हालत में अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब कोई ना कोई रास्ता निकाल के अगर ईरान के साथ डील कर लेते हैं, तो वो इजराइल के हित में बिल्कुल भी नहीं है। अब मैं आपको बताऊं क्यों नहीं इजराइल के। सबसे पहली बात तो ये है कि जो ये न्यूक्लियर जो एनरिच्ड यूरेनियम है, अब जो है ईरान इस एनरिच्ड यूरेनियम को जो है इस्तेमाल करेगा न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के लिए, और इतने एनरिच्ड यूरेनियम के साथ 9 से 12 जो है न्यूक्लियर बॉम्ब आसानी से बनाए जा सकते हैं। दैट इज नंबर 1। नंबर 2, जो मिसाइल प्रोग्राम था वो ऐसे के ऐसे इंटैक्ट है, और 70% मिसाइल बाकी हैं। रजीम चेंज हुआ नहीं है। तो जब तक रजीम चेंज नहीं हुआ, जब तक वहां की गवर्नमेंट की, वहां के जो शासक है उनकी जब तक आप सोच नहीं बदलेंगे, तो ईरान इजराइल के ऊपर हमेशा खतरा मंडराता रहेगा। और हर बारी, पिछले साल लड़ाई हुई तो ईरान और मजबूत हुआ, इस साल लड़ाई हुई तो ईरान और ज्यादा मजबूत होगा। और इसमें इजराइल को खतरा है, क्योंकि इजराइल की एग्जिस्टेंस का खतरा है। ईरान तो इतना बड़ा देश है, वो तो उसके ऊपर अगर आप हमला करोगे तो वो सालों साल तक जो है आपको जो है कब्जा नहीं करने देगा। लेकिन इजराइल एक बहुत छोटा देश है, और अगर ईरान ने खुदा ना खास्ता जो है एक बॉम्ब भी बना लिया, तो बॉम्ब जो है इजराइल के ऊपर मारेगा, और एक बॉम्ब से इजराइल के अंदर बहुत ज्यादा नुकसान होगा। तो इसमें लाजमन है, इसमें मैं बेंजामिन नेतन्याहू साहब की गलती नहीं बताता हूँ। आप जो है एक जख्मी शेर को छोड़ रहे हैं, आने वाले समय में जो और भी ताकतवर हो सकता है। तो ये जो दोनों के बीच में मतभेद है, ये जरूरी है। और इसमें जो है बेंजामिन नेतन्याहू साहब जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब फंसे हुए हैं। उनको पता नहीं लग रहा कि इस लड़ाई से किस तरीके से बाहर निकले। वो निकलना चाहते हैं, लेकिन उनको रास्ता नहीं मिलता। बिल्कुल। हमारे साथ अरविंद सिंह तेजावत जी, विदेशी मामलों के जानकार भी जुड़ चुके हैं। बहुत शुक्रिया तेजावत सर, आपने एक बार फिर वन इंडिया को अपना वक्त दिया। सर, आपसे भी सवाल कुछ ऐसा ही है। ट्रंप जो कि कहते हैं कि 99% 99% जनता इजराइल की मुझे पसंद करती है, मुझे प्यार करती है, नेतन्याहू को मैं जो कहूंगा वो वही करेंगे। तो सर, ये जो 1 घंटे की लगभग फोन कॉल बताई जा रही है, ट्रंप ने जो कॉल की, इसमें ऐसे कौन से सर मतभेद सामने आ गए, और ये मतभेद क्या सीधे तौर पर ईरान को फायदा पहुंचाएंगे, या एक और पक्ष इसका ये कि अब ट्रंप कोई मौका नहीं देना चाहते नेतन्याहू को, खुली छूट देने वाला, उसमें अटैक और तमाम कह सकते हैं आप हमले शामिल होंगे? देखिए, इसमें 2 चीजें हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप और नेतन्याहू के आपसी मनमुटाव का क्या अमेरिका और इजराइल के संबंधों पे फर्क पड़ता है, तो उत्तर है नहीं। प्रेसिडेंट ट्रंप के बाद में कोई भी दूसरे प्रेसिडेंट हो, जो बाइडेन से लेकर जितने भी जो नए प्रेसिडेंट आएंगे जी, या जो गए हैं, उन सबका इजराइल से एक खास संबंध रहा है, उनके हित जुड़े हुए हैं। यूनाइटेड स्टेट में जो जूस लॉबी है वो काफी ताकतवर है, तो इससे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। पर प्रेसिडेंट ट्रंप ये महसूस कर रहे हैं कि उन्हें ट्रैप किया गया या उन्हें भटकाया गया, उन्हें वास्तविकता से नहीं रूबरू कराया गया। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, दोनों देशों की जब तक ईरान के ऊपर हमला नहीं हुआ था, दोनों देशों का जो ऑब्जेक्टिव था वो एक ही ऑब्जेक्टिव था, और वो ऑब्जेक्टिव था ईरान की रजीम चेंज करना। और उसमें दोनों को, बेंजामिन नेतन्याहू की इंटेलिजेंस ये कहती थी कि 2-3 दिन में जो है तख्ता पलट हो जाएगा, और वहां पे जो है जिस हिसाब से वहां पे प्रोटेस्ट हो रहे थे उस हिसाब से वहां पे कोई दूसरी सरकार आ जाएगी, और उससे जो है इजराइल की जितनी प्रॉब्लम है वो सारी की सारी हल हो जाएगी। ये बेंजामिन नेतन्याहू साहब का अपना आकलन था, और इसी आकलन को देके उन्होंने जो है डोनाल्ड ट्रंप साहब को कहा था कि आप जो है अभी हमला कर दीजिए और हम इसको जो है हासिल कर लेंगे। लेकिन देखिए, लड़ाई में अपनी तरफ से आप जो है कितनी भी तैयारी कर ले, लेकिन लड़ाई में जो फैक्टर्स, कई फैक्टर्स होते हैं जो जिनको आप आज के दिन नहीं कह सकते वो किस तरीके से आगे चल के आएंगे।
जबकि पेंटागन ने जो है, जब डोनाल्ड ट्रंप साहब ने हमला करने से पहले जो मीटिंग बुलाई थी, पेंटागन के कई जनरल ने एडवाइस किया था कि हमला ना किया जाए, क्योंकि उनको पता था कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे जो है ईरान बंद कर देगा और उससे जो है बहुत ज्यादा क्राइसिस होगी, और फिर उसको बंद होने के बाद अगर वो माइन कर दी गई, उसके बाद उसको खोलना जो है यूएस नेवी के लिए भी मुश्किल हो जाएगा। और वो बात जो बिल्कुल सही है, आज तक जो है 80 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, 80-85 दिन, लेकिन अभी तक स्टेट ऑफ हॉर्मुज यूएस नेवी पूरी तरीके से खोल नहीं पाई है। और स्टेट ऑफ हॉर्मुज का अब रास्ता ईरान के रहमो करम के ऊपर है कि वो किसको जाने दे और किसको रोक दे। तो ये सब चीजें शुरू में थी, लेकिन अब जिस हिसाब से लड़ाई इस मोड़ पे आ गई है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब का, अब जो डोनाल्ड ट्रंप साहब को ये लग रहा है कि इस लड़ाई से जितनी जल्दी से निकला जाए उतना ही अच्छा है, नहीं तो ये आने वाले समय में अमेरिका के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है, खासतौर पर अगर हम चाइना के संदर्भ में देखें और ताइवान के संदर्भ में देखें। तो मुझे लगता है कि अब जो है डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो बात की है बेंजामिन नेतन्याहू को, उनको बताया होगा कि हम किन किन शर्तों पे डील करने के लिए ईरान के साथ तैयार है, लेकिन उसमें बेंजामिन नेतन्याहू ने उनको साफ कहा होगा कि अगर आप इन शर्तों पे ईरान के साथ डील करते हैं तो इसमें ईरान को आप पूरा मौका देंगे, और पूरा मौका जो है अगर ईरान को मिल गया तो आने वाले समय में ना वो इजराइल के काबू आएगा ना आपके काबू आएगा। तो मुझे लगता है यही वजह है, इसमें कंट्रोल का मामला नहीं है, इसमें देश हित का मामला है, और बेंजामिन नेतन्याहू साहब अपने देश हित की बात कर रहे हैं, और डोनाल्ड ट्रंप साहब जो अपनी बेवकूफी, जो गलती की थी, उसको सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल। तेजावत सर हमारे साथ फिर जुड़ चुके हैं। तेजावत जी, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा, उसके साथ मैं, क्योंकि सिरोही जी ने हॉर्मुज वाला जिक्र भी किया, तो लगातार जो कमेंट्स आ रहे हैं उस कमेंट्स में इस बात का भी जिक्र है कि भारत के बारे में भी थोड़ा बताइए कि भारत कितना प्रभावित होने वाला है, स्पेशली इस फोन कॉल के बाद। क्या कोई तुरंत युद्ध में कूदने वाला अपडेट हम समझ सकते हैं, क्योंकि तमाम मीडिया हेडलाइंस में वो भी चलना शुरू हो गया है कि ट्रंप अब बहुत जल्द हमला करने वाले हैं। आप कैसे देख रहे हैं सर इसे? देखिए मुकुंद साहब, ये बात तो सच है कि अभी जो एक्सपर्ट्स अनुमान लगा रहे हैं उसमें युद्ध की संभावना काफी ज्यादा नजर आती है। पर ये जो लड़ाई होगी वो खासकर हवाई हमले होंगे, क्योंकि चीन की यात्रा के बाद में लगभग ये तय होना था कि चीन या रशिया के इसमें इंटरफेरेंस किस हद तक होगा। और चीन ने एकदम बिल्कुल साफ कर दिया है कि वो एकदम ईरान की लड़ाई में एकदम तुरंत से नहीं कूदेगा, और ना हॉर्मुज या उन तमाम चीजों पे चीन को जो रुख लेना चाहिए था वैसा लिया नहीं है उसने। तो इससे भी जाहिर है कि अमेरिका इस लड़ाई को और ज्यादा आगे बढ़ाना चाहेगा, क्योंकि इसमें उसको कोई नुकसान नहीं है। जब तक हवाई हमले होते हैं तब तक बॉडी बैग्स के जाने का कोई सवाल ही नहीं है, और ऐसे करके ईरान की नाकाबंदी करके उन पे हवाई हमले करके वह ईरान की आर्थिक कमर तोड़ने की कोशिश करेगा ताकि ईरान को झुकाया जा सके। तो लड़ाई की संभावना तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जहाँ तक हॉर्मुज स्ट्रेट का सवाल है, भारत का नुकसान का बात है, भारत इसकी अल्टरनेटिव्स या इसकी भरपाई करने की कोशिश कर रहा है। यूएई वगैरह की जो यात्रा है, या कि खासकर यूरोपियन यूनियंस के तमाम देशों की यात्रा है, वो इसी तरीके की कोशिश का नतीजा है। पर इन नतीजों के तुरंत ही कोई परिणाम नजर आ जाएंगे या कि दिखने लग जाएंगे, तो इसकी कोई संभावना तुरंत नजर नहीं आती है। एक बार तो भारत के लिए थोड़ी सी अनकंफर्टेबल सिचुएशन होगी, और ऐसे में थोड़ा सा वक्त लगेगा, पर धीरे धीरे चीजें संभलने में आएगी, क्योंकि हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होने और अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज के नहीं होने के कारण हमारे लिए समस्या तो काफी बहुत तेजी से बढ़ेगी। मुकुंद साहब, इसमें तो कोई दो राय जी बिल्कुल। क्योंकि सर आपने अच्छा जिक्र किया कि 5 देशों की यात्रा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की, जिसमें यूएई, नेदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली जैसे देश शामिल है। तेजावत सर, थोड़ा सा आपसे इस पर भी समझना चाहेंगे, क्योंकि अगर आप सत्ता पक्ष पर देखेंगे, सत्ता पक्ष की तरफ मुंह करेंगे, तो आपको नजर आएगा कि तमाम इन यात्राओं की उपलब्धियां हैं भारत के लिए, तमाम ऐसी डील्स हुई है, क्योंकि 5 देशों में एनर्जी पर जरूर बात की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। सर आप कैसे देख रहे हैं, क्या सचमुच ये डील्स आने वाले समय में, क्योंकि इंस्टेंट कुछ इसका आपको रिजल्ट मिले इसकी उम्मीद तो हम भी नहीं कर रहे, क्या कोई फायदा होने वाला है इन यात्राओं के बाद? क्योंकि इस यात्रा से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था जिस हिसाब से कि आप देश का तेल बचाइए, तमाम पैसे बचाइए, यात्राएं रोकिए, तो आम जनता लगातार इस तरह के सवाल बनाती है, भुनाती है कि अब प्रधानमंत्री को क्या जरूरत है यात्रा की। बड़ा बचकाना सवाल लग सकता है, लेकिन
जब हम विशेषज्ञों के साथ बैठते हैं, आप जैसे विदेशी मामलों के जानकार के साथ बैठते हैं, तो हम समझने की कोशिश करते हैं सर कि सचमुच क्या इन यात्राओं से भारत कोई भविष्य में ही कह लें दूरगामी कोई फायदा देख पा रहा है, या फिर सिर्फ यात्रा मात्र है, या बहुत ज्यादा कोई फायदे के रूप में भारत इसे नहीं ले पाएगा? देखिए, यात्राएं तो हमेशा फायदेमंद ही होती है, चाहे कोई भी करे। इसका कारण एक जो कम्युनिकेशन गैप होता है उसको शिखर लेवल पे उसको भरने की कोशिश होती है, और उन यात्राओं जो हमारे वहाँ के जो मिशंस हैं, जो एम्बेसीज हैं, वो जो गैप क्रिएट कर देती है, या वो कई बार जो काम अधूरा छूट जाता है वो इन यात्राओं से पूरा होता है। तो उसमें तो कोई दो राय नहीं है कि ये फायदेमंद है, पर ये उतना ही जायज चीज है कि प्रधानमंत्री की यात्रा जितनी महत्वपूर्ण है उतनी ही आम नागरिक की यात्रा भी महत्वपूर्ण है, कि वह अपने परिवार के लोगों से, यूरोप में रहने वाले या बाहर रहने वाले लोगों से मिलना चाहता है, या वहाँ किसी एकेडमिक या किसी और टेक्निकल रीजन से कोई साइंटिस्ट हैं, कोई डॉक्टर हैं या कोई एकेडमिशियन है, तो वो तमाम लोग यात्रा करने का उनका मकसद होता है। तो ये उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि प्रधानमंत्री जी का वहां जाना। जहां तक यात्राओं की उपलब्धि की बात है या इस यात्राओं का क्या मकसद है, तो एक चीज हमें देखना पड़ेगा कि जो IMEC प्रोजेक्ट है उसके लिए ये यात्रा एक तरीके से एक जो पूर्वगामी जो संभावना को तलाश करने की जो योजना है उसके तहत देखना चाहिए। तो IMEC के जरिए हम चीन और पाकिस्तान दोनों को ही एक साइड में रखकर हम बाकी दुनिया से जुड़ने की कोशिश कर सकते हैं, खासकर यूरोपियन और अमेरिकन दुनिया से जुड़ने की। जो भारत का जो वर्तमान सरकार का जो लॉन्ग टर्म प्लान है वो लगभग ऐसा ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि भारत सरकार ने ईरान की आलोचना की कुछ एक मौकों पर, अयतुल्ला खामनेई के मारे जाने के बाद भी देरी से प्रतिक्रिया दी। प्रधानमंत्री जी इजराइल जाके आए लड़ाई के ठीक पहले, और ऐसे ही तो ये बताता है भारत की नीति को कि भारत अपने लिए यूरोप और पश्चिम को ज्यादा मुफीद पा रहा है अभी, और वो ये चाहता है कि भारत एक बहुत बड़ा चीन का विकल्प बनकर तैयार हो। जहां चीन में अभी बहुत ज्यादा उत्पादन हो रहा है, भारत चाहता है कि भारत में उत्पादन हो और चीनी सामानों की जगह पूरी दुनिया में भारतीय सामानों की बाढ़ आए। पर ये जो कॉरिडोर है, जो IMEC कॉरिडोर, जो बेसिकली BRC को काउंटर करने का तरीका बताया जाता है तमाम एक्सपर्ट्स और तमाम देशों की ओर से, पर यह अभी उतनी वास्तविकता में बदलना इसका थोड़ा सा मुश्किल है। इसका कारण यह है कि अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है, कुछ शुरुआत ही नहीं हुई है। और यहाँ से भारत के मुंबई से निकलते ही जो UAE में जो जवाल अली जो पोर्ट पे हमें जाना था वो तो पूरी तरीके से हॉर्मुज के नजदीक है, तो जवाल अली पे हम कैसे सामान को भेजेंगे? तो एक अल्टरनेटिव हमें और पोर्ट ढूंढना चाहिए अगर हॉर्मुज लंबे टाइम तक डिस्टर्ब रहता है। हाइफा से होके जाएंगे इसराइल अभी वैसे ही डिस्टर्ब है, तो हमारा जो IMEC का जो पूरा कॉरिडोर है वो पूरा कॉरिडोर ही डिस्टर्ब है। हम कैसे सामान भेज पाएंगे? और चीन तो हमसे काफी आगे बढ़ चुका है। तो इन सब चीजों को, तो उसी कोशिश का एक नतीजा प्रधानमंत्री जी की यात्रा है। आप देखेंगे कि सबसे पहले UAE गए, वो हॉर्मुज को पार करके जो उसकी जो ज्योग्राफिकल जो सिचुएशन है उसका फायदा उठाने के लिए कि हम हॉर्मुज को अवॉइड करके सीधा ही गैस जो कि UAE के पास काफी ज्यादा है वहां से ला सकते हैं। और दूसरा ये है कि UAE भारत का सबसे बड़ा इन्वेस्टर है, 7th इन्वेस्टर है, तो वो यात्रा तो एक है ही। पर कुछ जो महत्वपूर्ण प्रश्न है मुकुंद साहब, जिनको भी अवॉइड करना संभव नहीं है, जैसे कि नीदरलैंड के PM ने भारत के मानवाधिकार पे बोला, जैसे कि नॉर्वे में एक वहां की यंग जर्नलिस्ट ने प्रधानमंत्री से जो तीखे सवाल किए, हालांकि वो प्रेस ब्रीफिंग थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं था, पर तमाम चीजें जो है वो हमारे सामने, खासकर प्रेस की आजादी को लेकर हमें ये मानना पड़ेगा कि हमारे जो जर्नलिस्ट एंकर्स जो हैं, जो कि कुछ एंकर्स को छोड़ दें तो उनकी तनख्वाह भी बहुत कम है, और वो मुझे लगता है कि जो सुविधाएं मिलती थी पहले पत्रकारों को वो भी नहीं मिलती है, और उसका सीधा असर जो है वो प्रेस की आजादी पे पड़ता है। तो क्या इन सब सवालों के जवाब हम नहीं मांगेंगे क्या? या कि केवल कुछ मीडिया हाउस के मालिकों को अगर रुपया किसी फॉर्म में या कुछ फायदे मिल जाते हैं राज्यसभा की सदस्यता से, तमाम फायदे, तो क्या इतना काफी है? क्या इससे पत्रकारों की सुविधाएं बढ़ जाएगी? तो उत्तर है ना। तो जो फील्ड में काम करने वाले उनकी सुविधाएं भी घटी है। जो पहले प्लॉटिंग था या एक्रीडिटेशन को लेकर क्या क्या किया जाता है,
आप खुद भी जानते हैं। तो इन सब चीजों पे चिंतन करना काफी है। दूसरी तरफ जो इटली में जो भारत का हुआ और जो विपक्ष के लोगों ने जिस तरीके से उसकी आलोचना की वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि एक महिला प्रधानमंत्री के लिए और उस तरह की चीजों को उस तरीके से पेश किया जाना जहां जेंडर बायसनेस दिखाई देती है वो भी ठीक नहीं है। तो यह एक तरीके से सीखने का भी दौर है कि दो डेमोक्रेसीज में कितना फर्क है। एक वो भी डेमोक्रेसी, एक हम भी डेमोक्रेसी के नाम पे जो एरिस्टोक्रेसी धो रहे हैं उसका क्या है। तो मुझे लगता है काफी लर्निंग वाली यात्रा थी और भारत को इससे काफी फायदा होगा। मुकुंद साहब बिल्कुल जी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.